हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 2 जनवरी 2023। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल होगा हमारा रामप्पा टेम्पल के बारे में, दूसरा प्रसाद स्कीम के बारे में, तीसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक और चौथा आर्टिकल होगा धन यात्रा। पांचवा होगा GNB1, ये एक टाइप का जीन है। तो ये क्या बीमारी क्रिएट करता है, इसमें जो म्यूटेशन होता है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये पूरा इसका नाम है GNBN एनसिफेलोपैथी। ठीक है, और लास्ट का आर्टिकल होगा हमारा हेमोफीलिया के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल रामप्पा टेम्पल के बारे में। ये न्यूज में क्यों आया है, देखिए, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट रुद्रेश्वर टेम्पल। यानी कि रुद्रेश्वर टेम्पल जो है, उसका दूसरा नाम रामप्पा टेम्पल भी है। ठीक है, रुद्रेश्वर टेम्पल बोल दीजिए, रामप्पा टेम्पल बोल। तो इस प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है हमारी जो प्रधानमंत्री है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे इनोग्रेट किया है। ये आप पिक्चर देख रहे होंगे रामप्पा टेम्पल की। ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका साइड व्यू है, और ये इसके अंदर की जो है, उसके अंदर जो ये मूर्ति है, स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप की अंदर स्ट्रक्चर है। ठीक है, लगी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या इसके बारे में जानते हैं रामापा टेम्पल के बारे में। तो जो रुद्रेश्वर टेम्पल है, हमने जान ही लिया कि भाई ये रामापा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कहाँ सिचुएटेड है। ये सिचुएटेड है पालमपेट में। अब पालमपेट कहाँ है, ये वारंगल के पास में है। अब वारंगल किस स्टेट में, तेलंगाना में है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपका रामप्पा टेम्पल है, रुद्रेश्वर टेम्पल है, ये हमारा इंडिया का 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, उसमें ये शुमार है, उसमें लिस्टेड है। कौन से नंबर का, 39वें नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जान लिया कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर मान ली किसी एग्जाम में, यूपीएससी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, किसी एग्जाम में कोई, मतलब आपका ग्रुप बी ग्रुप सी का एग्जाम, उसमें कि भाई रामप्पा टेम्पल की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो हाँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगे बढ़ता है, अब रामप्पा टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो रामप्पा टेम्पल है वो किसने बनाया था। ये ककातिया जो जनरल थे, जिसका नाम था रेचारला रुद्र रेड्डी, यानी कि ट्रिपल आर। एक ट्रिपल आर मूवी भी आई थी। ठीक है, वो नहीं है, रेचारला रुद्र रेड्डी। उसके टाइम में ककाते जो रूरल थे, गणपति देवा, यानी कि 13वीं शताब्दी में जो ककातिया रूरल गणपति देवा थे। ठीक है, उन्होंने, मतलब उनके टाइम में जो आपका ककाते जनरल रेचाला रेड्डी, रुद्र रेड्डी था, उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि कौन सी सदी में बना था, कौन सी ईयर में बना था, 13th सेंचुरी में बना था। ठीक है, ककातिया डायनेस्टी में। यहाँ पे आप पिक्चर भी देखो, ककातिया डायनेस्टी का ये वाला रीजन था आपका। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन सा स्टेट आता है, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा उड़ीसा भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, क्योंकि तब तो बहुत पुराना टाइम था, मतलब 13th सेंचुरी थी। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा उसमें एरिया में फैला हुआ था आपकी ककातिया डायनेस्टी। ठीक, तो ये जो आप पिक्चर्स में और देख रहे होंगे ना, ये सब मोन्यूमेंट है, ककातिया डायनेस्टी के ही इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स है, जो उनके टाइम में, उनके कार्यकाल में बने थे। आगे बढ़ते हैं। अब जो टेम्पल है, टेम्पल क्या है, मतलब मेनली क्या है, किस चीज की ये शिवालय है, एक तरह का शिवालय, मतलब जहाँ पे शिव की पूजा होती है, शिव की मूर्ति होती है। तो शिवालयम बोलते हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेज में एम लगा देते हैं ना, मतलब ये संस्कृत है, वो तो संस्कृत से डिराइव है ना, तो संस्कृत में एम लगा देते हैं। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, तो एम, तो शिवालयम। तो शिवालयम एक शिवालय है, ये शिव जी का घर है, आल्यगढ़। शिव मतलब जहाँ पे शिव वास करते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड रामेश्वर, लिंगेश्वरा, तो इसकी वर्शिप की जाती है, यानी कि जो लॉर्ड रामलिंगेश्वर है, उसकी वर्शिप ये की जाती है। अब जो मार्को पोलो थे, इस टाइम में इन्होंने विजिट किया था ककातिया एम्पायर को। तो उन्होंने एक बात कही थी, ककातिया एम्पायर की भव्य इमारतों को देख के, उसकी शानो शौकत को देख के, तो एक बात इन्होंने बोली थी, यहाँ के जो टेम्पल्स बहुत सारे बने हुए हैं ना, तो उसको देख के इन्होंने बात बोली थी कि ये जो है, ये जो टेम्पल है आपका, रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल है, ठीक है, तो इसका ये ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ द टेम्पल, कि अगर आप सभी टेम्पल्स को आप स्टार बोल रहे हो और ये गैलेक्सी के पार्ट है,
तो रामप्पा टेम्पल उसमें सबसे ज्यादा चमकने वाला वो है। कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा भव्य इमारत है, भव्य मंदिर है ककाते डायनेस्टी का। तो ये मार्को पोलो ने बात बोली थी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन यही राइज हो सकता है कि भाई क्वेश्चन में एक ऑप्शन में दे देगा कि ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ द टेम्पल, रामप्पा टेम्पल के बारे में मार्को पोलो ने ये बोला था। क्या बोला था, नहीं बोला था? तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अब एक खास बात यहाँ पे ये जो रामप्पा नाम कैसे पड़ा, देखो रामप्पा जो इसका इस स्कल्पचर स्कल्पचर था, ठीक है, जो क्राफ्टमैन था इसका, जिसने बनाया था, जिसने तराशा था इस मंदिर को, ठीक है, उसका नाम था रामप्पा। तो स्कल्पटर था वो, तो उसके नाम को, उसको सम्मान देते हुए उसके नाम पे ही इस मंदिर का नाम पड़ गया रामप्पा टेम्पल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं कि किस तरह के पत्थर लगाए गए इसमें। सैंडस्टोन के पत्थर लगाए गए जो थोड़े से कलर में रेडिश है, इनके रेडिश सैंडस्टोन। अगर बात करें इसके कॉलम्स की, तो जो कॉलम्स है इसके आज जो चारों तरफ जो पूरे ये कॉलम्स आप देख रहे होंगे, ये वाले कॉलम्स, ठीक है, ये कॉलम्स आप जो देख रहे हैं इसमें, ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम क्या है कि आपके बसाल्ट रॉक से बने हुए हैं, ब्लैक बसाल्ट रॉक से ये बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये टेम्पल जो है, अगर आप इसमें देखो, इसकी जो दीवारें हैं या इसके जो पिलर्स है, उन पिलर्सों पे कार्विंग्स है। अब कार्विंग्स जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये कार्विंग्स देख लो कि ये एनिमल्स की भी कुछ कार्विंग्स दिखेगी आपको, जैसे ये एनिमल हो गया। ठीक है, और भी कई सारी चीजों की आपकी ह्यूमंस की कार्विंग दिखेंगी, कई सारी चीजों की इसमें कार्विंग्स दिखेगी। यानी कि मतलब उसी पत्थरों से मूर्ति को तराशा गया है। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है इसमें कि कार्व विद मिथिकल एनिमल्स और फीमेल डांसर और म्यूजिशियंस। यहाँ पे म्यूजिशियंस जो उस टाइम पे मतलब सभाएं सजती थी ना, दरबार जो लगता था उसमें म्यूजिशियंस होते थे, डांसर्स, फीमेल डांसर्स होते थे। तो वो जो प्रसिद्ध फेमस फीमेल डांसर्स होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, तो उनको सम्मान देने के लिए भी तो यहाँ इनकी मूर्तियों को मतलब पिलर्स पे या दीवारों पे तराशा जाता था। तो यहीं पे कार्व्ड विद द मिथिकल एनिमल्स और फीमेल डांसर और म्यूजिशियन एंड द मास्टर पीसीज ऑफ द ककात्यार। तो ये बोला कि ये मास्टर पीस है। यानी कि मास्टर पीस वो होता है ना, जैसे आप कई सारी चीजें बनाते हो, और जब कई सारी चीजें आप बनाते हैं, मान लो कोई आपका कुम्हार, जो आपका वो होता है, कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है वो बना, या ये कहे कुम्हार का भी एग्जांपल छोड़िए, या आप वही कहे कि मूर्तिकार है कोई, जो मूर्ति बनाता है पत्थर से तराश तराश के, और उसने पूरी जिंदगी मूर्ति बनाई। अगर उससे पूछा जाए आपने सबसे अच्छी मूर्ति कौन सी बनाई, तो वो किसी न किसी मूर्ति का नाम लेगा कि मैंने अपने जीवन काल में वो मूर्ति सबसे अच्छी बनाई, इससे अच्छी मैंने मूर्ति कभी बनाई नहीं। तो यही बात यहाँ पर कि मास्टरपीस का मतलब होगा कि ऐसी मूर्ति, ऐसा भव्य मंदिर कि ककात्या आर्ट का मतलब एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण जिसे कहते हैं कि लाइक मतलब एक लिविंग लिविंग आर्ट का आपका एक उदाहरण देखने को मिलता है ककात्या आर्ट का, जो कि क्या है, रामाप्पा टेम्पल है। ठीक है, क्यों, किस वजह से कि इसमें बहुत बारीकी से कार्विंग की गई है। ठीक है, सेंसस पोस्चर्स है, सेंसस पोस्चर्स मतलब ऐसा लगेगा कि जीवित है, मतलब उनके जो सेंसेस है इस तरह से दिखाए गए, उनके जो भाव दिखाए गए ना, बिल्कुल ऐसे जीवित लगते हैं। ठीक है, और इलोंगेटेड बॉडीज मतलब उभरी हुई, उनकी उभरी हुई बॉडी, लंबी, मतलब काफी हाइट की बॉडी, लंबी बॉडीज दिखाए गए, उनके हेड भी लंबे दिखाए गए। तो यही सब इसमें बोला गया है। तो इस पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यही चीजें जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, यही आपके ट्रैप वर्ड्स होते हैं, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं चीजों से फंसा देती है। वो बोल देगी कि उस टाइम पे इलोंगेटेड बॉडीज और हेड्स और डेलिकेट कार्विंग्स के आपकी होती थी आर्ट ककाते टेम्पल में। अगर आपने ये नहीं पढ़ी होगी तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक ऑप्शन आपके पूरे क्वेश्चंस को लेकर डूब सकता है, तो इसलिए जानना जरूरी होता है। तो अब रूफ की बात करें, रूफ जो इसकी बनी होती है बहुत ही हल्की ब्रिक से बनी होती है, ईंटों से बनी होती है, और ये कहा जाता है कि ईंटें इतनी हल्की है कि वो पानी पे भी तैर जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा प्रसाद स्कीम के बारे में। अब इस प्रसाद स्कीम को भी क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है, फैसिलिटीज एट भद्रचलम ग्रुप ऑफ द टेम्पल। अब यहाँ पे भद्रचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल कहा गया है। भद्रचलम में एक जगह हो गई, ठीक है, अब तेलंगाना में, अब वो वहां पर उस जगह में आपके बहुत सारे टेम्पल्स है। ठीक है, तो उसी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को आपका यहाँ पे भद्रचल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बोला गया। उसमें भी खास जगह जैसे कि श्री सीता रामचंद्र स्वामी वारी देवस्थानम एक जगह है, वहां पे ये आपका टेम्पल है भद्रचलम में। ठीक है, जिसको जगह भी नाम दी हुई है भद्राद्री कोटा कोठागुडम डिस्ट्रिक्ट में।
और स्टेट कौन सा हो गया, तेलंगाना में। अब यहाँ पे आपका प्रसाद स्कीम में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रसाद सिटीज कौन कौन सी, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। जैसे कि ये प्रसाद सिटीज है, ठीक है, अमृतसर हो गया आपका, केदारनाथ हो गया, मथुरा हो गया, अजमेर हो गया, द्वारका हो गया, अमरावती हो गया, काशीपुरम हो गया, ये आपका क्या है, वेलंकनी हो गया, ठीक है, गया हो गया, वाराणसी हो गया, कामाख्या हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका पुरी हो गया। तो ये सारी जो साइट्स है आपकी प्रसाद साइट्स है, ठीक है, प्रसाद सिटीज है, ठीक, ये आपका मंदिर है, ठीक। इसका जो आपका भद्रचलम ग्रुप टेम्पल्स में वहाँ पे जो दिखाया गया है, ये उसके मंदिर का एक पार्ट है, मतलब एक उस कई मंदिरों में से एक मंदिर है। तो यहाँ पे आप मैप में देख रहे होंगे, ये है आपकी गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के अगर आप इसकी लोकेशन की बात करें, देखो यहाँ पे इतनी सारे आप रेड पॉइंट देख रहे होंगे, रेड लोकेशन देख रहे होंगे, ये सब ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हो गया, किसका, भद्रचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ये पूरी आपकी जगह के किस पोजीशन पे, लेफ्ट बैंक पे है, गोदावरी रिवर के लेफ्ट बैंक पे, लेफ्ट साइड पे तेलंगाना स्टेट में भद्रचलम टेम्पल आपका स्टैब्लिशेस है, ठीक है। किसको ये आपके डेडिकेटेड है, लॉर्ड रामा को डेडिकेटेड है, ठीक है। अब ये किस आर्किटेक्चर पे ये आधारित है, आपका द्रविडियन स्टाइल में ये सारे मंदिर बने हुए हैं। इसमें आपको इन्फ्लुएंस किसका देखने को मिलता है, मुगल आर्ट का भी इन्फ्लुएंस आपको देखने को, कि झरों का देखने को मिलेगा, ठीक है, ऊंची आपको गद्दी देखने को मिलेगी, इस तरह का आपका कई सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। अब बात वही आती है कि भाई ये आपका किस सेंचुरी में ये चीजें हुई थी। तो ये जो है 17वीं सेंचुरी में जो आपका भक्त रामदास होते, जिसे हम भक्त रामदास भी बोलते हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्ट इन्हें कराया था भद्रचलम टेम्पल को, ठीक है। अब जो ये भद्रचलम टेम्पल है, यहाँ पे क्या नाम आपका, श्री सीता रामचंद्र स्वामी वरी देवस्थानम, ठीक है, उसमें भी ये एक मंदिर, ये कहा जाता है कि लगभग 350 साल पुराना, और किससे, रामायण जो आपका हमारी वो है, एपिक है रामायण, ठीक है, उस पे ये उसकी जो थीम है उस पर आधारित है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे गोदावरी, और यहाँ पे आप ये गोदावरी रिवर को इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका मैप यहाँ पे दिया है। और इसकी आप ये देखो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे भी हल्की सी नजर मार सकते हैं। परवरा है आपकी, ठीक है, मंजीरा है, मैनार है, आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी दु, दु, दुडना होगी, पूर्णा हो गई, पेनगंगा होगी, वर्धा होगी, वेनगंगा होगी, इंद्रावती होगी, शबरी होगी। तो ये सब आपकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और इधर वाली आपकी राइट बैंक होगी। और कहाँ से निकलती है, त्रिम्बक हिल से ये आपकी ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रसाद स्कीम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इसे लॉन्च किया गया था, प्रसाद स्कीम को 2014-15 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था। प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जो पिलग्रिमेज साइट्स जितनी भी है इंडिया में, उनका रिजुविनेट करना है, उनका पुनरुत्थान करना है, और स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, कि हमें इस तरह का ऐसा एक तरह का मूवमेंट चलाना है, एक तरह का ऐसा ड्राइव चलानी है, इस तरह से काम करना है हमें, कि जो एक स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन हो, वो यानी कि यहाँ पे टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा मिले, ठीक है, रिलीजियस टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा मिले, लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाए, रिलीजियस जो आपका एनवायरनमेंट ऐसा बन जाए कि लोग उसको एक्सपीरियंस करें, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी स्कीम की और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कि हमें डेवलप करना है पिलग्रिमेज साइट को, उन्हें अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना है कि पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पिलग्रिमेज साइट है, उन्हें अच्छी तरह डेवलप करना है, उसे एनरिच बना देना है, जिसमें उसके रिलीजियसिटी का एक एलिमेंट बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करे, ठीक है। ये हमें इंटीग्रेट करना है, जितने भी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस है, उनको इंटीग्रेट करके उन पे प्रायोरिटी देके उस पर काम करना होगा, प्लान वे में और सस्टेनेबल मैनर में काम करना होगा। और यही है कि जिससे कि टूरिज्म की, डोमेस्टिक टूरिज्म की भी ग्रोथ हो सके। हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है, जिससे कि हम पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस को संवार सके, सुधार सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये न्यूज में क्यों आया है, न्यूज में इसलिए आया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन किया $125 मिलियन का लोन, कि क्या, कि जो क्लाइमेट रेजिलियंट सीवेज कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, उसका जो क्लाइमेट रेजिलियंट सीवेज कलेक्शन हो, ट्रीटमेंट हो, और ड्रेनेज सिस्टम, और आपकी जो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है उसको हम दुरुस्त कर सके, तो एक तरह का उससे लोन हो गया, ठीक है। किस चीज के, 3 सिटीज के लिए, क्या, तमिलनाडु में,
तमिलनाडु के स्टेट में जो 3 सिटी है तमिलनाडु उनके डेवलपमेंट के लिए कि वहाँ पे आपका ड्रेनेज का सिस्टम सही हो, सीवेज का सही से ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है? और वाटर ड्रिंकिंग वाटर हो या आपका सैनिटरी वाटर हो उसकी सप्लाई आपके सस्टेनेबल मैनर में हो, ठीक है? ये तो था कंटेक्स्ट कि क्यों न्यूज में आया। अब हम जान लेते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक आखिर में है क्या। एशियन डेवलपमेंट अगर इस्टेब्लिशमेंट किसकी बात करें 1966 में इस्टेब्लिश किया था। 19 दिसंबर 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है? 19 दिसंबर 1966 में इस्टेब्लिश हुआ। जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब तो कुल इसमें 31 मेंबर थे, मगर अब की मेंबर की बात की जाए 8% कि आज तक की अगर मैं बात करूं 68 मेंबर्स है, जिसमें से 49 मेंबर्स तो एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन से है, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में कि सारे ही मेंबर जो कि आपके एशियन है या ऐसा नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा और क्वेश्चन कि सारे ही मेंबर एशियन नहीं है, आपके वेस्टर्न भी है इसमें, ठीक है? अब इसमें इसका कमिटमेंट क्या है? इसका कमिटमेंट है कि आपका जो एरियाज है जहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी है या आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे प्रोस्पेरिटी को लाना, इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करना और वहाँ की जो क्लाइमेट है या जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे रेजिलिएंट बनाना, क्या आपका क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना और सस्टेनेबल बनाना हर चीज को कि वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज है उसका सस्टेनेबल यूज हो सके। एशिया में और पैसिफिक की ये बात कर रहा है, एशिया और पैसिफिक की यहाँ पे बात कर रहा है। काम ये एशिया और पैसिफिक में ही करेगा क्योंकि पॉवर्टी और ये चीजें तो यहीं पे है ना, तो वहाँ पे आपको इरेडिकेट करना है एक आपका वार लेवल पे, मतलब आपका बहुत हाई लेवल पे आपको पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का काम करना है, एफर्ट करना है, इसका ये काम होता है, ठीक है? अब ये मेंबर कैसे असिस्ट करते हैं कि लोन प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट देते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये प्रमोट करते हैं। इसका ये काम है, जो इसके मेंबर्स है और ये पार्टनर्स है जो भी, तो उनका ये काम होता है, ठीक है? अब ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एशिया पैसिफिक में प्रमोट करते हैं। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डर्स की कि कौन मेन मेन इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स है और कितना वो अपना पैसा देते हैं। अगर हम बात करें जापान और यूएस की बात करें तो जापान और यूएस का टोटल ही मिला के लगभग, टोटल नहीं सॉरी, हर एक 15.6% हर एक, ठीक है? ये देता है, ठीक। अगर आप चाइना की बात करें तो 6.4% देता है, इंडिया की बात करें तो 6.3% देता है और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 5.8% देता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ऑर्डर लगवा लिया गया था कि भाई ये कौन सा ज्यादा देता है कौन सा कम देता है, कि चाइना ज्यादा देता है या इंडिया ज्यादा देता है। तो देखो बहुत क्लोज है, तो ध्यान रखना कि चाइना का ज्यादा है, इंडिया का कम है, मगर कम अप्रोक्सीमेट बराबर से ही समझो, बहुत ही थोड़ा सा ही कम है, ठीक है? थोड़ा सा ही कम है, तो चाइना का थोड़ा ज्यादा है, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर्स का मनीला में है जो कि फिलीपींस में है, ठीक है। अब इसके मेंबर्स वही हमने देखा कि जो मेंबर्स है इसका यूएनएसके, जो पहले क्या था ई कैफे था, ठीक है, उसके यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक के मेंबर इसमें है, ठीक। अब ये नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज के भी मेंबर इसमें है, एक तो यूएन एस्केप के मेंबर है और नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज के मेंबर है। 31 मेंबर थे, ये तो हमने पढ़ ही लिया, इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर वोटिंग की बात करें, वेटेज की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि वोटिंग का अधिकार, या ये वोटिंग का अधिकार कहना गलत होगा, यहाँ पे बात है कि किसका वेटेज ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल ये बोला गया है, जैसे वर्ल्ड बैंक में होता है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल वेटेज होता है, जितना आप पैसा डालोगे आपका वोटिंग का भी वेटेज उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखा ना, विद मेंबर्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन, आपने पैसा कितना दिया। ऐसा नहीं कि अब इंडिया कहने लगे भाई हमारी तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमें तो ज्यादा उसकी जरूरत है, और आप पैसा आप दो वहां पे 1 बिलियन, है ना, तो वहां पे अब वेटेज आप सबसे ज्यादा ले जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितना पैसा दोगे आपका वेटेज उतना ही बढ़ेगा। अगला आर्टिकल है हमारा धनु यात्रा के बारे में। देखो ये न्यूज में इसलिए आया है कि ओडिशा की एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है बारगढ़, ठीक है, वहां पे 2 साल बाद के गैप के बाद ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है धनु यात्रा, इसलिए न्यूज में। आप धनु यात्रा क्या है इसके बारे में जानते हैं। धनु यात्रा एक तरह का एनुअल ड्रामा है, ठीक है, जो कि ओपन एयर थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। ये बारगढ़ में परफॉर्म परफॉर्म किया जाता है जो कि उड़ीसा में है। तो आपको ये याद रखना है, धानु यात्रा किससे रिलेटेड है, आपका उड़ीसा से रिलेटेड है। ये एनुअल ड्रामा है, ये ओपन एयर थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये आपका ओपन एयर थिएटर जो है लार्जेस्ट
वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है, ठीक है, जिसका एरिया लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर होता है। देखो कितना बड़ा एरिया है, यानी कि 5 स्क्वायर किलोमीटर का अगर हम थोड़ा थोड़ा माने, इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले, तो 2.5 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा एरिया, इतने एरिया में इसको परफॉर्म किया जाता है ओपनली। ओपन में, ओपन में तो बहुत सारी चीजें परफॉर्म की जाती है, पर जितना चौड़ा, जितने बड़े स्पेस एरिया में परफॉर्म किया जाता है, उतने बड़े में वर्ल्ड में कोई भी चीज परफॉर्म नहीं की जाती जनरली। तो यहाँ पे यही बोला गया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर आपका ड्रामा परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें एंटायर टाउन ऑफ बाणगढ़ टर्न इनटू ए स्टेज फॉर द यात्रा। ठीक, यही सब है। ठीक, अब जो धानु यात्रा है, ये क्या मतलब ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कोई रीजन होता है ना मनाने का, सेलिब्रेट करने का। तो जैसा कि जब आप जानते हो कि जब श्री रामचंद्र, भगवान श्री राम जी के रावण को हरा के, रावण का मार के माता सीता को लेके अयोध्या लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में, कि सच्चाई की बुराई पर जीत की खुशी में, सच की झूठ पर जीत की खुशी में, वहां पे दीपावली जैसे हम मनाते हैं, ठीक उसी तरह से जब हमारा देश आजाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने की खुशी में, कि जो बुराई थी, बुराई हारी और अच्छाई जीती। कहने का मतलब कि ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के गए और हम लोगों ने देश की सत्ता अपने हाथों में ली। तो उस चीज की खुशी में ये धानु यात्रा शुरू की गई, सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। इसे हेल्ड किया जाता है एनुअली, यानी कि हर साल इसे मनाया जाता है। अब यहाँ पे यही है कि अब इसको एक तरह से इस चीज से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो थीम है वो आपकी श्री कृष्णा से रिलेटेड है थीम। ठीक है, वो आपके जो ये है, इसमें बोल के जो उग्रसेन थे, ये आपके पिता थे। किसके पिता थे? ये आपके कंस के पिता थे। और कंस कौन थे? कंस थे जो देवकी है, जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया है, ये उनकी सिस्टर थी, कंस की सिस्टर थी। और वासुदेव वो इनके हस्बैंड थे देवकी के। तो जो इनके पिता थे कंस के, उग्रसेन, इन्होंने अपनी पुत्री यानी कि देवकी की शादी वासुदेव से तय कर दी थी। ठीक है, इस ये कंस को पसंद नहीं आया था। तो ये जब कंस को पसंद नहीं आया, तो इन्होंने अपने पिता को बंदी बना लिया और अपना आप राजगद्दी पर ये बैठ गए। ठीक है, और अपनी बहन और अपने जो ये क्या नाम, जीजा है या ब्रदर इन लॉ कह लो इसे, तो उनको जेल में डाल दिया, अपने पिता को और अपनी बहन और अपने जीजा को जेल में डाल दिया। ठीक है, जब कृष्ण जी बड़े हुए, उन्होंने कंस का अंत किया। तो कंस का अंत करने के बाद इन्हें जो उग्रसेन, जो उनके नाना लगे, उनको जेल से रिहा किया, उन्हें फिर से गद्दी पे बैठाया। तो यही है कि आपकी राक्षस का नाश हुआ और आपका देवों का उत्थान हुआ। यही कहानी का मतलब एक थीम होता है इसमें। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा जीन के बारे में। GNB1 एनसिफेलोपैथी, एनसिफेलोपैथी, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं क्या है। देखो रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, IIT मद्रास के रिसर्चर्स, तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, इनके कोलेबोरेशन से अभी काम किया जा रहा है। एक एक रेयर जेनेटिक ब्रेन डिसीज होती है, ठीक है, जिसे हम नाम दे रहे हैं GNB1 एनसिफेलोपैथी। ठीक है, एनसिफेलोपैथी जहां पे भी आ जाएगा, वो आपके माइंड से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड, ध्यान रखना, कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एनसिफेलोपैथी आपका माइंड का रिटार्ड हो जाना, माइंड का सही तरह से काम ना करना, माइंड का एकदम क्विकली रेस्पॉन्स ना करना, माइंड का इंटेलेक्चुअल लेवल पे सही परफॉर्म ना करना, एक तरह के उसमें वो एनसिफेलिटिस, जैसे कि आपने सुना होगा एनसिफेलिटिस, टिस, तो वो आपका दिमागी बुखार हो गया, दिमागी बीमारी होगी एक तरह। तो एक रेयर डिसीज है जो कि आपकी ये जब हो जाती है तो बच्चे सही से काम वो नहीं कर पाते। तो आप इन बच्चों को देख रहे होंगे, देखो ये है, ठीक है, और भी है। तो मतलब रिटार्डेड है, माइंड से रिटार्डेड बच्चे हैं। तो यही नहीं कि इसी की वजह से जितने बच्चे माइंड से रिटार्डेड इसी की वजह से हो गए, और कोई भी बीमारी हो सकती है, मगर हम पर्टिकुलरली GNP1 एनसिफेलोपैथी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो रिसर्चर्स है, ये ट्राई कर रहे हैं ऐसी ड्रग डेवलप करने की जिससे इसको ठीक किया जा सके इफेक्टिवली। मगर अगर बात करें इसकी अभी की फिलहाल की, अभी फिलहाल इसकी कोई दवाई नहीं है। सिर्फ इसको क्या है कि थोड़ा दवाई से हल्का फुल्का कंट्रोल किया जा सकता है थोड़ा बहुत, मगर इसका अभी कोई ऐसी दवाई बनी नहीं, मगर रिसर्च चल रही है। तो अगर बात करें इसकी एनसिफेलोपैथी की, एक तरह का न्यूरोलॉजिकल, जो कि माइंड से रिलेटेड होती है, वो डिसऑर्डर है। यानी कोई चीज ऑर्डर में होती है, सही काम करती है, जब ऑर्डर से वो आपका पाथ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डिसऑर्डर बन जाता है, तो डिसऑर्डर है जो कि आपकी इंडिविजुअल की फोर्टिस स्टेज, यानी कि फोर्टिस स्टेज जब भ्रूण बनता है, पेट में जब भ्रूण बनता है, भ्रूण का उदय होता है, जन्म होता है, उसी स्टेज में
बीमारी हो जाती है। और जैसे ही बच्चा बनता है और पैदा होता है तो तब से ही वो बीमारी बच्चे में घर बना लेती है, दिमाग में जन्म ले लेती है। इसके सिम्टम्स कैसे पता लगते हैं, कैसे पता लगेंगे बच्चे में ये बीमारी है? तो वो फिजिकली वीक रहेगा, मेंटली डेवलप नहीं हो पाएगा, फिजिकली सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है? और इंटेलेक्चुअल लेवल पे जैसे कि बच्चों को अगर आप पूछोगे 2+2 कितने होते हैं, अगर फोर्थ मतलब 5 साल के बच्चे को 2+2 पता होना चाहिए, पर 2+2 नहीं बता पाएंगे। बच्चों कहेंगे बेटा पानी ऐसे पीना चाहिए, गिलास को वहां रख दो तो पानी बिखेर लेगा अपने ऊपर, मुंह खुला रखेगा, मुंह खुला रख कर सोएगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा, किसी चीज को देख रहा है तो देखता ही रहेगा। तो इस तरह की जो हरकतें, इस तरह की जो आपके सिम्टम्स होते हैं, ये इसी चीज को दिखाते हैं कि GNB1 एनसीफेलोपैथी का वो बच्चा पेशेंट है शायद। ठीक है, तो इस तरह की डिसेबिलिटी बच्चे में होती है। ठीक है, ये आपकी एपिलिप्टिक सीजर्स भी आते हैं, एक तरह की मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं इसमें। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है? तो G बीटा 1 प्रोटीन होता है, जब ये पैदा हो जाता है आपका जी प्रोटीन्स में, ठीक है, तो जी प्रोटीन्स के अंदर जी प्रोटीन्स अगर नॉर्मल रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए, न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन हो जाए जीन में, तो G बीटा 1 आपका प्रोटीन जो है, इसकी वजह से आपका क्या हो, ये डिसीज पैदा हो जाती है। अब जनरल जो बच्चे पैदा होते हैं म्यूटेशन के साथ, तो उसमें क्या होगा? तो एपिलेप्सी होगी, मूवमेंट की प्रॉब्लम होगी, मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाएगा, तो ये सारी बीमारियां होगी। अगला आर्टिकल हमारा है हीमोफीलिया के बारे में। अब हीमोफीलिया क्या है, क्यों न्यूज में है? हीमोफीलिया इसलिए न्यूज में है, देखो आप सब फाइजर इनकॉर्पोरेशन को नाम जानते हैं, ये दवाई की बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये क्या कर रही, एक्सपेरिमेंट कर रही है, ठीक है, जीन थेरेपी पे एक्सपेरिमेंट कर रही है और ट्रीटमेंट ढूंढ रही है किसका, कि हीमोफीलिया बी। अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है। तो इन दोनों का इसका हीमोफीलिया बी जो है बीमारी, इसका इलाज ढूंढ रही है। ये क्या है, ये एक तरह का रेयर इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। कि रेयर, रेयर मतलब जो बहुत ही कम में देखने को मिलता है, इनहेरिटेड जो माँ बाप से आती है बीमारी। ठीक है, आपके माँ बाप में उनके माँ बाप से आई होगी, और आप में आपके माँ बाप से आई होगी। ब्लड डिसऑर्डर की खून में ही कमी हो जाती है, खून में ही डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये जो है इसका, अब ये कह रही है कि फाइजर कंपनी ये कहती है कि हमने अपना गोल अचीव कर लिया, कहने का मतलब इसकी बीमारी का इलाज हमने ढूंढ लिया है इसकी स्टडी करने पे। तो हीमोफीलिया क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये ज्यादातर इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि आपकी बॉडी की एबिलिटी को, जिसमें कि अब देखो आपकी ब्लड होता है, ब्लड में एक वो होती है काबिलियत कि वो क्लोटिंग कर लेता है। अगर आप पे चोट लग गई, ब्रूजिंग हो गई, मतलब आपका किसी के खरोच लग गई, छिल गया, तो ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। मगर आप ब्लड को जब आप रोकोगे, हाथ लगाओ, कुछ लगाओगे, तो ब्लड की एक खासियत होती है कि वो क्लोटिंग हो जाती है उसकी, मतलब ब्लड की अगर क्लोटिंग ना हो तो रुकेगा नहीं, ब्लड की थक्का जम जाता है तो ब्लड निकलना रुक जाता है। अगर ब्लड निकलना नहीं रुकेगा तो क्या होगा, ब्लड इस तरह से ड्रेन होता रहेगा और फाइनली डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है कहानी। अगर आपके अंदर ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी चोट लगने पे, ब्रूजिंग होने पे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो ये जो हीमोफीलिया बी आपका डिसऑर्डर है, तो ये ब्लड की क्लोटिंग को रोकता है, यानी चोट लगने पे ब्लड में थक्का जमता ही नहीं, यानी कि आपका ब्लड निकलता रहता है, तो इससे आके डेथ हो जाती है। तो यही है, यही बताएगा कि जो ये है इसमें क्या ना, माइल्ड केस जो जो डिसीज, ये डिसीज सिम्टम्स आपका एक्सीडेंट पे देखने को ये मिलता है, सर्जरी करके थोड़ा सा किया जा सकता है इसे। ठीक है, अब ये कोज जो है म्यूटेशन की वजह से हो सकता है किसी जीन में म्यूटेशन हो गया हो, किसी जीन में इस तरह से, जो आपका ये सब करता है कि क्लोटिंग कर नहीं पाता, जो क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन होता है वो आपकी क्लोटिंग कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से जो क्लोटिंग प्रोटीन है वो सही से वर्क ही नहीं करता है। ठीक है, अब इसके क्या रेमिफिकेशंस होंगे? देखो आपका ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है जॉइंट्स में, जिसकी वजह से आपका डिसीज पैदा हो जाती है, पेन रहना होने शुरू हो जाता है घुटनों में। आपकी सिर में ब्लीडिंग हो जाएगी या ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाएगी, तो वो आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, सीजर आ सकते हैं आपको, ठीक है, पैरालिसिस हो सकता है, और कई बार डेथ भी आपकी हो सकती है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मगर ये सिम्टम देखने को मिलता है। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसके ज्यादातर, ऐसे तो कई टाइप होते हैं, पर मेनली इसके दो टाइप होते हैं। एक तो हीमोफीलिया ए, जिसे हम क्लासिक हीमोफीलिया बोलते हैं। ये आपको किसकी वजह से होता है? ये अगर क्लोटिंग फैक्टर 8 ये अगर डिक्रीज हो जाता है आपके ब्लड में, तो आपका हीमोफीलिया ए हो जाएगा। हीमोफीलिया बी, जिसे आपको क्रिस्मस डिसीज भी बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है? ये क्लोटिंग फैक्टर 9
जब आपका डिक्रीज हो जाता है या कमी होती है उसकी, तो खून में, तो उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट ये है, हालांकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है फिलहाल, मगर फिर भी एक इंजेक्शन लगाने से, ये वाला इंजेक्शन, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये आपका फैक्टर 9 कंसंट्रेट, इसको बोलते हैं फैक्टर 9 कंसंट्रेट, आपका लगाने से, आपका इंजेक्शन लगाते हैं, अगर आपको वहाँ चोट लगी, ब्लड नहीं रुक रहा, तो इंजेक्शन लगवा दे तो ब्लड रुक जाएगा। तो फ्यूचर में कभी मान लो ऐसा होता है, तो आप इंजेक्शन लगवा के, क्लोटिंग रुकवा के अपना काम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। तो फिलहाल तो यही इसका उपचार है, मगर हाँ, ये जड़ से खत्म करने वाला अभी इसका कोई ऐसा फिलहाल के लिए नहीं है। मगर जैसा कि फाइजर इनकॉर्पोरेशन ने क्लेम किया है कि हमने अचीव कर लिया, तो हम आने वाले टाइम में इसका इलाज भी मतलब दवाई या कुछ आपका देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।